नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में बात होगी मिजल्स की। मिजल्स यानी आप में से बहुत सारे लोग इसे खसरे के नाम से भी जानते हैं। शरीर पे छोटे छोटे दानों का उठाना, छोटी छोटी बारीक फुंसियां उठना, कुछ लोग इसे माता भी कहते हैं। लेकिन अचानक से ये तेजी से बढ़ा है और इतना तेजी के साथ बढ़ा है कि अब तो इससे बच्चों की मौत भी हो रही है। तो कितना खतरनाक है मिजल्स, आखिर इतनी तेजी से ये क्यों बढ़ रहा है, क्या इसके रोकथाम के कोई उपाय हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और आपको क्या ख्याल रखना है, क्योंकि ये खास तौर पे छोटे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज इसी पर होगी चर्चा और उसके लिए कुछ खास मेहमान भी हमने आमंत्रित किए हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि आखिर अचानक से मिजल्स का खतरा इतना बढ़ क्यों गया है और कहां कहां ये अपना प्रभाव डाल रहा है। एक नज़र डालते हैं हम, क्या आंकड़े हैं हमारे पास, क्या डिटेल्स हैं। तो मिजल्स का आउटब्रेक है इस समय हिंदुस्तान के अंदर, अलर्ट की चेतावनी है। मुंबई में मिजल्स से 12 बच्चों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा बड़ा है, 12 बच्चों की जान जाना। 2 सप्ताह के अंदर 200 से ज़्यादा मरीज देखे गए हैं और जैसा हम कह रहे हैं कि कई बच्चों की जान गई है। बिहार, गुजरात, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ पर इस समय ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और कई दूसरे प्रदेशों में भी इसके फैलने की आशंका जताई जा रही है। जांच के लिए केंद्र की स्पेशल टीमें हैं जो इस काम में जुट गई हैं कि आखिर भारत के अंदर मिजल्स का आउटब्रेक इतनी तेजी के साथ क्यों हो रहा है। राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और कई दिशा निर्देश इसे लेकर जारी किए गए हैं। तो आखिर क्या है ये मिजल्स का मामला और कैसे आप इसे पहचानें और क्या इसमें किया जा सकता है और आखिर क्यों ये जानलेवा बीमारी भी हो जाती है, ये सारी बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर रिद्धिमा मलिक, एसएल रहेजा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर स्मिता महाजन और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट इन्फेक्शन डिसीजेस डॉक्टर जतिन आहूजा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर स्मिता आपसे। मिजल्स का आउटब्रेक, हालांकि खसरा मिजल्स ये कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है, लेकिन एकदम से इतनी तेजी से फैलना, एक साथ कई राज्यों में दिखना, मुंबई में जैसे हमने आपको बताया 12 बच्चों की जान भी चली गई है, इसमें कितना खतरनाक है और ये इतनी तेजी से इस वक्त फैलने का कोई खास कारण है? सबसे पहला कारण तो इस बात का ये है कि जो पैंडेमिक या कोविड-19 की पैंडेमिक और लॉकडाउन के बाद कई पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन के लिए मतलब टीकाकरण के लिए बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते थे। हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स या डॉक्टर्स के पास फॉर दैट मैटर नहीं लेके जाते थे। तो इसीलिए जैसे बीएमसी के आंकड़ों में से दिख रहा है, लगभग अगर मुंबई की बात करें तो लगभग 20,000 ऐसे बच्चे पाए गए हैं जो वैक्सीनेशन के लिए ड्यू थे, जो डोसेस पहला या दूसरा डोज ड्यू था और उनको डोज नहीं दिया गया था। इसकी वजह से ये सबसे पहला कारण तो यही नजर में आता है कि वैक्सीनेशन ना देने से ये आउटब्रेक फैला है। दूसरा कारण ये है कि जहां पे भी आप देख रहे हैं कि आउटब्रेक फैला है, वहां पे ज्यादातर स्लम एरियाज मतलब गरीब एरिया जहाँ पे हाइजीन और सैनिटेशन की कमी है या एजुकेशन की कमी है। वैक्सीन देने के लिए हम लोग जिसे बोलते हैं एक वैक्सीन हेजिटेंसी है लोगों के दिमाग में कि इस वैक्सीन के बाद बुखार या रैश आ सकती है तो अभी नहीं देना चाहिए। सिंपल सर्दी खांसी हुई है तो वैक्सीन नहीं देना चाहिए। ये जो गलत थॉट्स है लोगों के दिमाग में या अवेयरनेस की कमी है, उसकी वजह से ये आउटब्रेक फैला हुआ है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस बच्चे को मीजल्स वैक्सीन नहीं दिया गया है और वो अगर एक्सपोज होता है इस मीजल्स वायरस को तो उसको उसको मीजल्स होने का 90% तक का चांस रहता है, क्योंकि ये इतना कंटेजियस वायरस है। और खांसी या जुकाम की वजह से जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है उससे वो फैल सकता है। आपके मुंह, नाक या कभी कभी आईज में से भी ये वायरस बॉडी में एंट्री लेके मीजल्स क्रिएट कर सकता है बॉडी में। तो डॉक्टर जतिन, ये तो हमें पता लगा कि शायद वैक्सीनेशन जो छूट गया बीच में और जो पैंडेमिक के चलते एक गैप आ गया वो इसका एक रीजन बन रहा है। लेकिन खसरा होता है, मिजल्स होते हैं, लेकिन उससे जान चली जाए ये स्थिति कब बनती है? तो जैसा कि तो मैंने बताया ज्यादातर बच्चों जी, डॉक्टर जतिन से सवाल है मैम। जी सॉरी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि मीजल्स एक रेस्पिरेटरी वायरल इलनेस है और ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है
और ये ज्यादातर देखा जाता है कि जिन बच्चों की अगर इम्यूनिटी यानी कि कुपोषण, अगर पेशेंट की अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर मीजल्स वायरस जो होता है उसकी सीवियरिटी यानी कि तीव्रता जो होती है वो ज्यादा देखी जाती है। चाहे वो तीव्रता लंग की फॉर्म में निमोनिया में देखी जाए, चाहे ब्रेन में अटैक के एनकेफेलाइटिस फॉर्म में देखी जाए, चाहे किसी और बॉडी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, तो सीवियरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडरलाइंग न्यूट्रिशन। तो ऐसा देखा जाता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जहाँ पे वैक्सीनेशन को इतना तजज्जुब नहीं दिया जाता वहां पर, और जहां पर न्यूट्रिशन का भी इम्बैलेंस होता है, ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मीजल्स जो होता है एक खतरनाक सा रूप धारण कर लेता है। जी, तो आप कह रहे हैं कि एक तो जो मिजल्स है अपने आप में वो, और अगर माल न्यूट्रिशन की समस्या या अंडर न्यूट्रिशन की समस्या है तो वहाँ पर ये ज़्यादा बड़े खतरे के तौर पे आ सकता है, जहाँ जान जाने की भी गुंजाइश रहती है, आशंका रहती है। डॉक्टर रिद्धिमा, लेकिन अगर हमने कहा जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, कई राज्यों में एक साथ फैला है, उसके कोई खास कारण हम देख सकते हैं क्या? पहले भी इसी तरह के आउटब्रेक्स देखे गए? अगर फैलता है तो पूरे देश में एक साथ एक वक्त में दिखाई देता है क्या? खास मौसम जैसे अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं, ये कुछ खास वजह है इसके फैलने की? देखिए, इसका ना सबसे पहले तो जैसा कि मैम और सर ने बताया, वैक्सीनेशन या फिर ओवर क्राउडिंग, पुअर न्यूट्रिशन, ये सारे मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये आउटब्रेक हुआ है। सिंस ये बहुत ज्यादा कंटेजियस इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो एक जने से दूसरी जने में फैलने के बहुत ज्यादा प्रतिशत बढ़ जाता है। एंड उस कारण ये आउटब्रेक के ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से आउटब्रेक हुआ है। बाकी कोई वेदर रिलेटेड ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट वैक्सीन और वैक्सीनेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इस उसमें, क्योंकि वो 99% तक आपका प्रोटेक्शन करता है मीजल्स के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर स्मिता, मान लीजिए जिनके वैक्सीनेशन मिस हुए हैं, क्या कोई टाइम पीरियड है या कोई एक ऐसा क्राइटेरिया है वैक्सीनेशन का, या इमीडिएटली भी आप आज कल में जाके वैक्सीनेशन ले लेंगे तो उससे बचाव हो जाएगा? कैसे इसको किया जा सकता है? तो अगर मिस हुए हैं कुछ डोज, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि पेरेंट्स के कि तुरंत ही जो भी बच्चे जो 9 मंथ से 5 साल की उम्र जो कि हाई रिस्क है मीजल्स के लिए, उन बच्चों को जिनको भी ड्यू डोज है उनको तुरंत देना चाहिए। अगर कुछ महीने या पिछले साल भी ड्यू था और आपने किसी वजह से नहीं दिया है, तुरंत लेके जाइए और बच्चों को वैक्सीन दिला दीजिए, और दिला ही सकते हैं आप। दूसरी बात यह है कि वैक्सीन देते ही तुरंत उसकी इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं बॉडी में और अपने को रोग से बचाते हैं, वो तुरंत नहीं होंगे प्रोड्यूस बॉडी में। उसके लिए 4 हफ्ते से 6 हफ्ते भी जा सकते हैं, मिनिमम 4 हफ्ते तो डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो बच्चे बिल्कुल ही वैक्सीनेटेड नहीं है, उनसे डेफिनेटली जिनको वैक्सीन दिया गया है, दिन ब दिन उनकी इम्यूनिटी पावर, जिनको वैक्सीन दिया है, वैक्सीन देने के बाद दिन ब दिन इम्यूनिटी पावर जरूर बढ़ती जाएगी। ऑफकोर्स प्रोटेक्शन पूरा होने के लिए पूरे 2 डोसेस की भी जरूरत है, लेकिन 1 डोज से भी काफी प्रतिशत हद तक बेबी प्रोटेक्टेड हो सकता है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने बताई कि 2 हैं रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर 1 डोज भी दिया तो भी बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगा। एंटीबॉडीज बनने में लगते हैं 2-3 से 4 हफ्ते, लेकिन जैसे ही आप ये डोज दिलाएंगे वो अपना काम शुरू करेगा, यानी प्रोटेक्शन की शुरुआत हो जाएगी। डॉक्टर आहूजा, जतिन साहब, ये आप हमें बताएं कि क्या हर वो बच्चा, आपने कहा ये रेस्पिरेटरी बीमारी है जो एक दूसरे को फैलती है, ड्रॉपलेट से फैलती है, लेकिन क्या जो भी इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तय है कि उसको होगा, या ये इंडिविजुअल की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, किसी को निकलेगा किसी को नहीं निकलेगा? बट जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने हम रिसेंटली कोविड से हम जूझे हैं, और कोविड क्या करता है, उसका एक हम कहते हैं एक R0 रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मीन्स कि जैसे कोविड हम कहते थे 2 से 3, यानी कि अगर एक बंदे को कोविड है तो वो 2 से 3 बंदे को अपने लपेटे में ले सकता है। उसी तरीके से R0 जो होता है मीजल्स का, वो होता है 15 से 25 तक। ठीक है, यानी कि एक मीजल्स का जो बच्चा है वो 15 से 20 बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन उन बच्चों को जिनको इम्यूनिटी नहीं है मीजल्स की या वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो इसका जो अटैक रेट है, यानी कि सेकेंडरी अटैक रेट, प्राइमरी केस से सेकेंडरी अटैक रेट, यानी कि जो बाकी बच्चों को इन्वॉल्व करेगा, ये बहुत ज्यादा हाई है, एंड इट इज वन ऑफ द हाईली कंटेजियस वायरस। तो हम जब पढ़ते हैं जैसे रिप्रोडक्शन नंबर के बारे में,
इट इज एट द टॉप ऑफ द कंटेजियस वायरस। और ऐसा नहीं है कि ये आउटब्रेक इंडिया में अभी देखा गया है, ऐसे पहले भी इंडियन आउटब्रेक हो चुके हैं। और लास्ट अभी रिसेंटली 2019 के अंदर बहुत बड़ा मेजर आउटब्रेक हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, और 2019 में इसमें मल्टीपल कम्युनिटीज इन्वॉल्व हो चुकी थी और काफी बच्चे इन्वॉल्व हुए। जी चलिए, तो ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, और जो आर फैक्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो इसमें भी उसी तरीके से जैसा हम देखते थे कि किसी और वायरस में होता है, या हमने रिसेंट एग्जांपल कोरोना का देखा, उसी तरह इसका भी पूरा हिसाब किताब है। डॉक्टर मलिक, ये बताएं हमें कि जो बच्चे इसका शिकार बनते हैं वो अमूमन 1 से 5 साल की उम्र के, जैसा हमारे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है कि इतने ही उम्र को ये खतरा? इससे बड़े बच्चे हैं, अब 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का, वो भी बच्चों की कैटेगरी में आते हैं, क्या ये उन्हें भी हो सकता है या एडल्ट्स को भी पकड़ सकता है? देखिए, ये ज्यादातर 1 से 5 के बीच में ही रहते हैं, पर 15 साल तक के में भी रेयर केसेस देखे गए हैं, बट ज्यादातर 1 से 5 इयर्स के बच्चों में ये रहता है। एंड इसके बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके जो लक्षण है मदर्स को बताना चाहूंगी कि जैसे इनके लक्षण जो आए, आप इमीडिएटली डॉक्टर को जाके दिखाएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर। सो अगर हम जैसे इसके लक्षण हो गए तेज बुखार, जुकाम, ये सब जो हो, या फिर मुंह में कोई छाला हो, तो ये सब अगर ये डेवलप कर रहे हैं बच्चे, तो इनको जाके कंसल्ट करें डॉक्टर को और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ठीक है, आपने लक्षण बताए। डॉक्टर अस्मिता, लक्षण चलिए आपने पहचान लिए, आप डॉक्टर के पास गए, आपको साफ साफ समझ में भी आ गया, इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है, या फिर आप लोग अलग से कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, या कोई मेडिकेशन पे बच्चे को भेजा जाता है? कैसे काम करता है? तो अभी के आउटब्रेक सिचुएशन में सबसे जरूरी है कि तुरंत इस बात को पकड़ना कि ये मीजल्स का सस्पेक्टेड केस है। तो उसी दिन अभी सभी डॉक्टर्स को ये दिया गया है नोटिफिकेशन कि इमीडिएटली उसी सेम दिन इसको नोटिफाई करना है। दूसरी बात, उस बेबी को मतलब उस बच्चे को तुरंत आइसोलेशन करना है, मतलब दूसरे बच्चों से दूर रखना है। एडमिशन की जरूरत हो तो एडमिट करना है। चूंकि ये वायरल बीमारी है, डायरेक्टली उसकी ट्रीटमेंट एज सच या दवाई डायरेक्ट जो मीजल्स की ऐसी कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन बच्चों में जरूर ये माना गया है कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर न्यूमोनिया हुआ या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उनको एंटीबायोटिक्स जरूर देना पड़ेगा, आईवी में से भी देना पड़ सकता है। अगर उनको डायरिया हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है मीजल्स में या गोवर में, तो अकॉर्डिंगली रिहाइड्रेशन के लिए सलाइन वगैरह चढ़ाना पड़ सकता है। विटामिन ए के डोसेस इन बच्चों में, अगर फीवर विद रैश का कोई भी बेबी अभी किसी भी डॉक्टर के पास आता है तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि विटामिन ए के डोसेस 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चों तक 50,000, 1 लाख या 2 लाख यूनिट्स ऐसे डोसेस रहते हैं कंसेक्यूटिवली, मतलब एक दिन और उसके नेक्स्ट दिन 2 डोज ऐसे बच्चों को विटामिन ए के देने चाहिए, क्योंकि ये विटामिन अपनी जो गट मतलब पेट और इंटेस्टाइन और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है लंग्स, उसके अंदर की लाइनिंग की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो कॉम्प्लिकेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ए का फायदा होता है। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए, उसकी डिफिशियंसी से ये मामला थोड़ा और गंभीर हो सकता है, तो यहाँ पर विटामिन ए के डोजेस का भी जिक्र करेंगे डॉक्टर। डॉक्टर ऊजा, एक और सवाल मेरे मन में आता है और वो ये है कि जैसा अभी हम पैंडेमिक से गुजर ही रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम पूरी तरह समाप्त हो गए, ये वक्त अच्छा है जब पैंडेमिक का खतरा सबसे कम है, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में हम सब गुजरे हैं, बच्चे भी गुजरे हैं। तो क्या जो बच्चे एक्सपोज रहे कभी, जिन्हें कभी कोरोना हुआ, जिनका इम्यून सिस्टम उससे एक बार लड़ चुका है, वहां पर ये खतरा कुछ कम या ज्यादा, उससे कोई किसी तरह की एसोसिएशन? जी नहीं, ऐसा तो अभी कोई एसोसिएशन नहीं देखा गया कि पहले ऑलरेडी कोई इलनेस, रेस्पिरेटरी इलनेस हो चुकी हो, उसके बाद अगर मीजल्स या खसरा होता है तो उससे सीवियरिटी मल्टीफोल्ड हो सके, ऐसा नहीं देखा गया है। बट जैसा कि मैंने मैडम ने बताया और मैंने आपको बताया कि विटामिन ए डेफिनेटली एक वन ऑफ दी डेफिशिएंसी, वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। सेकंड कहता है न्यूट्रिशन। यही 2 जो प्रमुख कारण हैं जो देखे गए हैं सीवियरिटी को आगे बढ़ाने के लिए। राइट, चलिए, तो ऐसा डायरेक्ट कोई कोरिलेशन फिलहाल तो नहीं दिखाई दिया है जिससे अगर किसी को पहले कोरोना
वायरस ने इम्पैक्ट किया है तो क्या वहाँ सिवियरिटी ज़्यादा होगी, ऐसा कोई कोरिलेशन फिलहाल डॉक्टर कम्युनिटी ने नहीं पकड़ा। एक छोटा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि इसमें डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए कि किसी को हो जाता है या नहीं भी है और इस वक्त अगर ये फैल रहा है तो क्या डाइट पे कुछ अलग से ध्यान देना चाहिए, बच्चों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ज़्यादा खिलानी चाहिए, एक नंबर ये। और दूसरा ये कि अगर मान लीजिए थोड़ा मामला सीवियर हो जाए, क्रिटिकल हो जाए, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, कि आप अपने ही उपाय करेंगे या ऐसे में तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, ये सारे कुछ अहम सवाल इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं मिजल्स की, जिसका इस वक्त भारत में काफी तगड़ा आउटब्रेक हो रखा है। कई राज्यों में एक साथ फैल रहा है, कई राज्यों में बच्चों की जानें भी जा रही हैं। खतरनाक है मिजल्स यानी कि खसरा। हमने ब्रेक से पहले बातचीत की, क्या लक्षण, क्या कारण, क्यों हो रहा है, ये आउटब्रेक इस समय क्यों है, वैक्सीनेशन जो छूट गया है तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुख्य कारण यही रहा कि जो लॉकडाउन रहा, कोविड रहा, उस समय पे वैक्सीनेशन बच्चों के टलते चले गए और वो एक कमी बड़ी रह गई है। अब नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि अब बच्चों का इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो वाली बात आ रही है कि वो कैसा हो। तो डॉक्टर अस्मिता, अब ये तो है कि बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन रहते हैं और ये कई बार इससे भी संबंधित नहीं रहता कि वो किस सोशो इकोनॉमिक लेवल को बिलोंग करते हैं। कई बार कई बच्चों में सिर्फ ऐसे ही न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिलती है। तो क्या अलग से इस समय बच्चों को कुछ उनकी डाइट में सप्लीमेंट्स देने चाहिए, जब हम देख रहे हैं कि देश में आउटब्रेक है, क्या करना चाहिए? जी, जैसे कि आपने बहुत ही सही तरह से कहा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब बच्चों में ही माल नरिशमेंट हो सकता है। अंडर न्यूट्रिशन कोई भी कम्युनिटी के बच्चों में पाया जा सकता है। तो ये पीडियाट्रिशियन मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने तुरंत डिटेक्ट कर लेना चाहिए। और ये तो कॉमनली पाया जाता है कि बच्चों ये एज के जो बच्चे रहते हैं कॉमनली फल और सब्जियां कम खाते हैं। तो ये दो चीजें हैं डाइट में जो कि विटामिन मिनरल्स से भरपूर रहते हैं और इम्यूनिटी के लिए काफी जरूरी रहते हैं। तो ये दो चीजें जितनी हो सके आपको घर पे फ्रेश बनाए हुए खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। जितने हो सके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप बच्चों के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी जो बच्चों में ऑलरेडी अंडर नरिशमेंट पाया गया है उनमें मल्टीविटामिन या आयरन, ये दोनों चीजों के डोसेस देने चाहिए। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कोई चिन्ह है, विटामिन डी भी इम्यूनिटी के लिए काफी जरूरी रहता है, तो उसका भी सप्लीमेंट बेबीज को दे सकते हैं। जी। और एक बैलेंस डाइट देना चाहिए बच्चों को, जो कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, इन तीनों जो डाइट की मात्राएं रहती है उसमें सही मात्रा में रहे, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जी, ठीक है। तो ये खान पान का ध्यान रखना होगा। डॉक्टर रिद्धिमा, क्या कुछ खास तरह के बच्चों का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है? जो भी बच्चे, जैसे कि मैम और सर ने बोला है, इम्यूनिटी का बहुत रोल रहता है मीजल्स जैसी इन्फेक्शियस बीमारियों में। तो उसमें इम्यूनिटी, जो भी इम्यून सप्रेस्ड बच्चे हैं जिनका इम्यूनिटी स्टेटस बहुत कम है, या फिर जो पुअर न्यूट्रिशन, जैसा मैम ने बोला, पुअर न्यूट्रिशन जो लोग नहीं प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो कर पा रहे हैं, उनका खास ध्यान रखना डेफिनेटली चाहिए। और एक और चीज, जो मदर्स हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि सारी प्रिवेंटेबल डिजीजेस की वैक्सीन डेफिनेटली अवेलेबल जो भी हैं प्रॉपरली लें, सो दैट और भी बीमारियों का हमें ध्यान रहे और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी हमें कम करना है। जो बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशन, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो सकती है। तो डेफिनेटली ये सारे हमें इम्यून स्टेटस बच्चे का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जरूर। और वैक्सीनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका महत्व तो हम कोरोना के दौरान और ज्यादा समझ चुके हैं। तो जो भी बच्चों के वैक्सीनेशन ड्यू है ना, इस वक्त पे जरूर पूरा कराएं। डॉक्टर जतिन, एट लास्ट एक सवाल मेरा, WHO भी इस बारे में चेतावनी दे रहा है, चेता रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा चेचक, जो कि लगभग इसी चीज का एक बड़ा रूप होता था पहले, काफी हमें देखने को मिलता है, उसका लगभग इरेडिकेशन हो गया। क्या मेजल्स के लिए ऐसा कोई काम हो रहा है कि इसे परमानेंटली खत्म किया जा सके? जी बिल्कुल, मीजल्स तो वैसे भी देखा जाए तो उसकी जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो मोर देन 90% है। एंड एक बार अगर आप कहते हैं बचपन में 2 डोज लगवा लेते हैं, दोबारा
इतना जरूरी नहीं होता कि भाई आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, बिकॉज एक रूल होता है हार्ड इम्यूनिटी, कि जिन बच्चों को आपको या जिन बड़ों को भी वैक्सीन लग चुकी है बचपन के अंदर, वो ऑलरेडी अपने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट से एक्सपोजर उनका होता भी है तो भी वो उनको मीजल्स नहीं होता। इसे कहते हैं हम हार्ड इम्यूनिटी। तो हार्ड इम्यूनिटी एक अच्छा रोल प्ले करती है और आई थिंक कहता है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और बाकी कहता है जो WHO स्टेप ले रही है रिगार्डिंग दी फर्दर कर्ब दिस आउटब्रेक, वो तो डेफिनेटली कर ही रही है। आने वाले टाइम में पता लगेगा कि कितना हम सक्सेसफुल हो पाते हैं। राइट तो 2-3 प्रमुख बातें फिर से रिपीट कर देता हूं कि लक्षण को पहचान लेना बहुत ज़रूरी है, और अगर लगता है कि बच्चे को मिजल्स हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, उसे आइसोलेट करें ताकि दूसरे बच्चों में ये तुरंत ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है। न्यूट्रिशन का यहाँ अहम रोल है, तो बच्चों के खान पान का अच्छा ध्यान रखिए, और साथ में वैक्सीनेशन अगर ड्यू है, जो कि रह गया है बहुत सारे लोगों का पैंडेमिक के कारण, उन्हें ज़रूर पूरा करें। आज भी वैक्सीन लग जाती है तो बच्चे के लिए अभी से सुरक्षा एक तरह से काम करने लगता है। तो इन 2-3 बातों का जरूर ध्यान रखें, और खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल तक के, वहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आउटब्रेक उन पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है और उन्हीं को ये बीमारी सबसे ज्यादा पकड़ती है। बहुत शुक्रिया बाकी आप तीनों ही मेहमानों का, आज आपने काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आई होप कि जो आउटब्रेक इस समय है उससे निपटने के लिए सारी बातें दर्शकों के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत काम की रहेगी। नमस्कार।